बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 सातवां बाब है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का मतलब जुम्बशें, हुलारे या हलूणे। छोटे सवालात हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके हम यहाँ पे जवाबात देंगे। पहला सवाल है, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सादा मौसीकाई हरकत की दो खसूसियात बयान कीजिए। जवाब है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर। सादा मौसीकाई हरकत की दो खसूसियात, दो खूबियां ये हैं। पहली खसूसियत, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो इसरा है जिस्म का, झूलते हुए जिस्म का, वो हटाव के रास्त मुतनासब होता है। यानी जितना जिस्म मरकज से दूर हटाया जाएगा उतना ही उसमें वापस आते हुए तेजी आएगी, यानी उतना ही उसमें इसरा ज्यादा पैदा होगा। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो जो इसरा है वो हमेशा मरकज की तरफ होगा, उसकी समत हमेशा तवाज़नी मकाम की तरफ या वस्ती मकाम की तरफ होगी। हम किसी झूले को खींच कर, या कोई बच्चा झूले ले रहा है, जितना मरकज से उसको हटाकर ऊपर ले जाएंगे एक तरफ, उतना ही वो तेजी से मरकज की तरफ आएगा। और जो तेजी होगी वो मरकज की तरफ होगी। जब इंतहाई मकाम से मरकज की तरफ आएगा तो तेज हो जाएगा, मरकज से इंतहाई मकाम की तरफ जाएगा तो आहिस्ता जाएगा। यानी तेजी का जो रुख है, जो समत है, वो मरकज की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसरा की जो समत है वो तवाज़नी मकाम या वस्ती मकाम की तरफ होगी। दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कि ए जो है वो रास्त मुतनासब है मनफी एक्स के। मनफी का मतलब ये है कि जो एक्स फासला है वो मरकज से इंतहाई मकाम की तरफ होगा। इसरा तो अंदर की तरफ होगा, इंतहाई मकाम से वस्ती मकाम की तरफ होगा, और जो एक्स है वो वस्ती मकाम से इंतहाई मकाम की तरफ होगा। दोनों की समतें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन ये हैं रास्त मुतनासब। जितना जिस्म को खींच के ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे उतना ही तेजी से वस्ती मकाम की तरफ आएगा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी इसरा रास्त मुतनासब है डिस्प्लेसमेंट, हटाओ के। और दूसरी खूबी है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। हर लम्हे जो कुल तवानाई की मिकदार है ऐसे जिस्म की जो सादा मौसीकाई हरकत रखता है वो यकसां रहती है। सादा मौसीकाई हरकत रखने वाले जिस्म की कुल तवानाई की मिकदार हर लम्हे में यकसां होती है। मसलन दरमियान में वो सबसे तेज होता है, जो सबसे ज्यादा तवानाई है वो हरकी होती है, यानी कुल तवानाई दरमियान में हरकी होती है। दाएं तरफ या बाएं तरफ इंतहाई मकाम पर उसकी तवानाई मख्फी होती है, यानी पोटेंशियल होती है। और दरमियान में इंतहाई मकाम और वस्ती मकाम के दरमियान में दोनों तवानाइयां होती हैं, मख्फी भी होती है और हरकी भी होती है। और लेकिन कुल मिकदार तवानाई की हर नुक्ते पर यकसां रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो ये दो खूबियां हैं सादा मौसीकाई हरकत की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दूसरा सवाल है, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या जो सादा मौसीकाई हुलारागर है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके ताद्दुद का इन्हिसार इंतहाई बुलंदी पर होता है। दूसरे लफ्जों में, झूला है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तादाद फी सेकंड, उसके चक्रों की, हुलारों की तादाद फी सेकंड उसकी इंतहाई बुलंदी पर मुनहसर होती है। क्या ऐसा होता है? आइए इसका जवाब देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जो फ्रीक्वेंसी है हुलारागर की वो आज़ाद होती है हुलारों की इंतहाई बुलंदी पर। हुलारागर की या झूले की इंतहाई बुलंदी से आज़ाद होती है, यानी इंतहाई बुलंदी का फ्रीक्वेंसी या तादाद फी सेकंड पर कोई इन्हिसार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, जो सादा मौसीकाई हरकत रखने वाला पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार इस फार्मूले में दिया गया है। किन किन चीज़ों पर है? F बराबर 1/2 पाई G/L अंडर रूट। इसका इन्हिसार एक तो G पर होता है और दूसरा L पर होता है। G कशिश ज़मीन के तहत इसरा होता है और L जो है वो सादा पेंडुलम की लंबाई है,
यानी कितनी लंबी रस्सी के साथ वो बंधा गया है। दिस इक्वेशन शोज दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एट अ सर्टेन प्लेस। ये मसावत बताती है कि सादा पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी लंबाई पर मुनहसर होती है, यानी झूला कितनी लंबी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इंतहाई बुलंदी से उसकी फ्रीक्वेंसी आज़ाद होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लंबी रस्सी है, पींग ज़्यादा ऊपर चढ़ाई गई है, तो जब छोड़ेंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मरकज़ की तरफ आएगी, और जो आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा है उसमें दाएं तरफ भी आहिस्ता से जाएगी और बाएं तरफ भी आहिस्ता से। जो झूला है दाएं तरफ भी आहिस्ता से जाएगा और बाएं तरफ भी आहिस्ता से आएगा, और जो ज़्यादा बुलंदी के साथ पींग चढ़ाई गई है वो उतनी ही तेजी से मरकज की तरफ आएगी और मरकज से उतनी ही आहिस्ता जो मरकज से दूर जाएगी, इंतहाई बुलंदी की तरफ जाएगी। तो एक सेकंड में दोनों हुलारों की तादाद यकसा होगी, इसलिए बुलंदी पर हुलारों की तादाद फी सेकंड का इन्हिसार नहीं होता। दूसरे लफ्जों में फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार झूले की या सादा पेंडुलम की जो इंतहाई बुलंदी पर नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के साथ कोई तोल बंधा गया है, वो जो सादा मौसिकाई हरकत रखने वाला हुलारागर है, उसकी फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार किस पर होगा? F बराबर 1/2 पाई K/L। K से मुराद है कि स्प्रिंग किस चीज़ के साथ बना है, उसमें लचक कितनी है, वो मोटा कितना है, यानी स्प्रिंग की नौइयत पर K का इन्हिसार है फ्रीक्वेंसी का। और दूसरा K स्प्रिंग के साथ जो बंधा हुआ मास है, जो तोल है, उस पर इन्हिसार होता है। जितना तोल बड़ा होगा स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ, उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी उतना ही हुलारे मुश्किल से पैदा होंगे, कम पैदा होंगे एक सेकंड में। तो दिस रिलेशन शोज दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी। ये मसावत बताती है कि ताद्दुद या तादाद फी सेकंड हुलारों की, उनका इन्हिसार जो है वो स्प्रिंग के साथ बंधे हुए तोल पर होता है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, मगर इंतहाई बुलंदी पर नहीं होता या मरकज से इंतहाई फासले पर नहीं होता। सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। तमाम किस्म के जो हुलारागर हैं, स्प्रिंग के साथ हैं, झूले हैं या और चीज़ें हैं जो कपा कर चलती हैं, तो इन सब की जो फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार जो है वो उसकी इंतहाई बुलंदी पर नहीं होता। तीसरा सवाल है, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम? क्या हम सादा पेंडुलम, जो मिसाली सादा पेंडुलम है, उसके बारे में सोच सकते हैं, अपने जहन में उसका तस्वुर लाकर महसूस कर सकते हैं? जवाब है, वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। हम मिसाली सादा पेंडुलम के बारे में नहीं तस्वुर कर सकते। क्यों? बिकॉज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम शुड हैव मासलेस, क्योंकि जो मिसाली सादा पेंडुलम है, सादा लटकन है, वो मासलेस, बेवजना होता है, उसका वजन ना होने के बराबर होता है। एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और जो जिस रस्सी के साथ बंधा गया होता है वो नाकाबिले तोसी होती है, नाकाबिले खिंचाव होती है। यानी ऐसा नहीं है कि जिस्म हुलारे खा रहा है और उसके दौरान कभी रस्सी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, कि उसके अंदर खिंचाव नहीं होगा। एंड इट इज सस्पेंडेड विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, और ये बेरगड़ सहारे के साथ लटक रही है। तो ये तीन चीजें हो गई हैं। एक तो बेवजन हो, बहुत कम उसका तोल हो सादा पेंडुलम का, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, नाकाबिले तोसी, नाकाबिले खिंचाव रस्सी के साथ बंधा हुआ हो, एंड इज सस्पेंडेड विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, और बेरगड़ सहारे के साथ लटक रहा हो। All these requirements cannot be fulfilled practically. ये तमाम लवाजमात अमली तौर पर पूरे करना मुश्किल है। Hence we cannot realize an ideal simple pendulum. इसलिए हम जो मिसाली सादा पेंडुलम को तस्वुर में नहीं ला सकते। सवाल नंबर 4 है, What is the total distance traveled by an object? कोई जिस्म जो है वो कुल कितना फासला तय करता है मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सादा मौसिकाई हरकत के साथ हरकत कर रहा है, इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, कितने वक्त में, जो कि उसके दौरी वक्फे के बराबर है।
कोई जिस्म मुर्तश हो रहा है वो अपने दौरी वक्फे में कितना कुल फासला तय करेगा इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, और अगर उसका इंतहाई फासला मरकजी मकाम से किसी एक तरफ ए है। सवाल को गौर से समझिए कि आप अगर मरकज में बैठे हुए हैं, थोड़ा फासला आप दाएं तरफ जाते हैं, थोड़ा फासला आप बाएं तरफ जाते हैं, जैसे झूला झूलते हैं। झूले में मरकजी नुक्ता है, वहां से दाएं तरफ गया, दाएं से फिर मरकज में आया, मरकज से फिर बाएं आया, बाएं से फिर मरकज में आया, तो ये कुल कितना फासला तय हो जाएगा। फर्ज करें सिफर से मरकजी मकाम से दाएं तरफ गया, इंतहाई फासला जो होता है तय किया वो है ए, ये उसका एम्पलीट्यूड है, इंतहाई फासला ये ए है। तो मरकजी मकाम से दाएं तरफ गया ए हो गया, दाएं तरफ से फिर मरकजी मकाम तक आया 2a हो गया, तो मरकजी मकाम से फिर बाएं तरफ गया 3a हो गया, बाएं तरफ से फिर मरकजी मकाम तक आया तो 4a फासला तय हो जाएगा एक पूरे पीरियड या दौरी वक्फे के दौरान। जो सादा मौसिकाई हरकत करने वाला जिस्म है वो 4a एक पूरे दौरी वक्फे में, पूरे टाइम पीरियड में 4a फासला तय करेगा। आइए आगे जवाब भी पढ़ते हैं। आंसर जवाब है कंसीडर द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट P। हम एक नुक्ता P के साए की हरकत को देखते हैं। तस्वीर में देखिएगा नुक्ता P दायरे में हरकत करता है, लेकिन उसका साया n है जो कि ए बी के साथ हरकत करेगा। दायरे का जो कुतर है वो AB है, तो इसके साथ साथ नुक्ता P का साया हरकत करेगा। इस साए की हरकत को हमने लेना है। तो अलॉन्ग द डायमीटर AB कुतर के साथ साथ नुक्ता P का जो साया n है वो हरकत करता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज, जो इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो इंतहाई फासला है वो है A, तस्वीर के अंदर जाहिर किया गया। A जाहिर है दायरे के रदास के बराबर है, तो R बराबर x0b से हम कहते हैं इंतहाई फासला, और ये बराबर है A, यानी मरकजी मकाम से किसी एक तरफ का फासला, फर्ज करें B तक का फासला वो A है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसकी हरकत के दौरान, उसके इर्तियाश के दौरान, इर्तियाश का जो एक दौरी वक्फा है या टाइम पीरियड है, उसके दौरान नुक्ता P का जो साया है वो हरकत करता है A से B, B से फिर A। एक पूरा चक्कर, एक दौरी वक्फा, ये पूरे चक्कर का जो फासला है, पूरा चक्कर कैसे होगा, A से O तक जाएगा, O से B तक जाएगा, B से फिर O तक आएगा, O से फिर A तक जाएगा। और आपको पता है कि O से B तक का फासला तो है A, तो अगर जिस्म A से O तक जाएगा तो A फासला तय करेगा, O से B तक जाएगा तो फिर A फासला तय करेगा, 2A हो गया, B से फिर O तक आएगा तो ये 3A हो गया, और O से फिर वापस असली मकाम A तक आएगा तो ये 4A फासला एक दौरी वक्फे में ये जो नुक्ता P है उसका साया n तय करेगा, n 4A फासला तय करेगा। तो यही बात यहां लिखी हुई है। प्रोजेक्शन n मूव्स फ्रॉम A टू B एंड देन बैक टू फ्रॉम B टू A। ये जो साया है n, ये A से B तक जाएगा और वापस B से A तक आएगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज 4A, और इसका जो तय करदा फासला होगा एक दौरी वक्फे के दौरान या एक टाइम पीरियड के दौरान वो होगा 4A, विच इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, जो कि तस्वीर से जाहिर है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सादा लटकन, सादा पेंडुलम के दौरी वक्फा के साथ क्या होगा इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, अगर पेंडुलम की लटकन की लंबाई दुगनी कर दी जाए। सादा लटकन की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो उसके दौरी वक्फे या टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड, क्या होगा अगर लटका हुआ तोल वो दुगना कर दिया जाए। जो धागे के साथ, लटकन के साथ जो मास या तोल लटका हुआ है वो दुगना कर दिया जाए तो क्या टाइम पीरियड पर असर होगा। आइए जवाब देखते हैं। जवाब है सवाल का, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई। सादा लटकन का जो दौरी वक्फा है उसके हुलारे खाने का, उसका फार्मूला है 1/2 L/G का जज़र।
इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, अगर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए जो फार्मूले में एल है तो क्या होगा, नई लंबाई का नाम दिया है एल डैश, एल डैश बराबर 2l, यानी पहले की लंबाई से दुगनी हो गई है। नाउ द न्यू टाइम पीरियड इज, नया दौरी वक्फा क्या होगा, टी डैश बराबर 2 पाई एल डैश बटे जी का जज़र, नई लंबाई एल डैश है और एल डैश की कीमत हमें पता है 2l है, तो 2l लिख दिया बराबर 2 पाई 2l बटे जी का जज़र आ गया, बराबर 2 का जज़र और 2 अलग करके लिख लिया, जो फार्मूले के अंदर 2 अंदर था जज़र के उसको बाहर लिख लिया जज़र समेत, और ज़रब 2 पाई एल बटे जी आ गया उसी तरह से। अब बराबर है 2 का जज़र ज़रब 2, 2 का जज़र ज़रब 2, इसकी कीमत आ गई है सिर्फ 2 के जज़र की, ज़रब 2 नहीं, सिर्फ 2 के जज़र की कीमत आ गई है 1.41, 2 के जज़र की कीमत 1.41 ज़रब 2 पाई एल बटे जी का जज़र, जैसे ऊपर वाला फार्मूला था टाइम पीरियड का असल फार्मूला, तो बराबर किसके आ गया 1.41, यानी 1.41 तो पहले था और 2 पाई एल बटे जी इसका जज़र ये टी के बराबर था, टाइम पीरियड दौरी वक्फा के बराबर था जो असल था, दुगनी लंबाई करने से पहले था। तो कितनी लंबाई बढ़ गई, लंबाई दुगनी करने से 1.41 टी, 1.41 गुना जो दौरी वक्फा है वो बढ़ गया, यानी वक्त का दौरानिया 1.41 गुना बढ़ गया है, टी के साथ 1.41 ज़रब खा रहा है, which shows that time period will be 1.41 times the previous time period, जो नया दौरी वक्फा है वो पुराने दौरी वक्फे का 1.41 गुना होगा क्योंकि ज़रब खा रहा है टी के साथ। When the suspended mass is doubled, जब लटका हुआ तोल दुगना कर दिया जाए, यानी गोली जो लटकी हुई है लटकन की पेंडुलम की उसके तोल को दुगना कर दिया जाए, द टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, उसका दौरी वक्फा नहीं बदलेगा, बट द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल इंक्रीज, जो रस्सी के अंदर तनाव है वो ज़्यादा होगा। आप फार्मूले की तरफ गौर से देखिएगा कि इसमें m का कोई जिक्र नहीं है, m बड़ा हो या छोटा हो दौरी वक्फे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है गोली चाहे रस्सी के साथ बड़ी लटकाई जाए या छोटी लटकाई जाए, 1 सेकंड के अंदर जो दाएं तरफ जाएगा दरमियान से, दाएं से फिर दरमियान में आएगा, दरमियान से बाएं जाएगा, बाएं से फिर दरमियान में आएगा, तो दौरी वक्फे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्फा उतना ही होगा, यानी एक पूरा चक्कर जो है वो उतने ही वक्त में करेगा, चाहे गोली बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये है इसका मतलब। सवाल नंबर 6 है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या सादा मौसीकाई हुलारागर उसका जो इसरा है रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसकी हरकत के दौरान यकसा रहता है, यानी सादा मौसीकाई हुलारागर का जो तेज़ी आती है उसकी पूरी हरकत के दौरान वो यकसा रहती है। और इज द एक्सेलरेशन एवर ज़ीरो, क्या इसरा कभी सिफर भी होता है उसकी हरकत के दौरान, इसकी वजाहत करनी है। इसका जवाब ये है, आप जहन में झूले को लेकर आइएगा जो वस्ती मकाम से दाएं तरफ इंतहाई मकाम तक जाता है और फिर तेज़ी से मरकज़ की तरफ वस्ती मकाम की तरफ आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वस्ती मकाम से बाएं तरफ जाता है इंतहाई मकाम तक और इंतहाई मकाम से तेज़ी के साथ मरकज़ की तरफ आता है। यानी इस राह में जो उसकी हरकत में तेज़ी है वो मरकज़ की तरफ होती है। इस राह भी तेज़ी का नाम है, वेलोसिटी में जो इजाफा हो रहा है, इजाफा मरकज़ की तरफ हो रहा है, तो इस राह की समत मरकज़ की तरफ होगी और जो फासला है वो मरकज़ से दूर तस्वर किया जाएगा, मरकज़ से दाएं तरफ या मरकज़ के बाएं तरफ। उसको पींग को या झूले को खींचेंगे दाएं तरफ लेकर जितना जाएंगे तो मरकज़ से वो फासला बढ़ता जाएगा, उसका नाम है हटाओ, उसे हमने एक्स से जाहिर किया गया। आइए सवाल का जवाब पढ़ते हैं। आंसर, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सादा मौसीकाई हुलारागर के लिए द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इसराह रास्त मुतनासिब है हटाओ के, इसराह उतना ही
यानी इंतहाई मकाम से वस्ती मकाम की तरफ तेज़ी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि हम झूले को खींच कर दाएं तरफ या बाएं तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे। वो ऊंचाई x है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो इसरा है, जो तेज़ी है, वो रास्त मुतनासिब है उसके हटाव के। दैट इज a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। a जो है वो रास्त मुतनासिब है मनफी x के। वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। x जो है वो वस्ती मकाम से हटाव है। तो इस फार्मूले से ये जाहिर होता है कि इसरा उतना ही ज़्यादा होगा जितना x ज़्यादा होगा, यानी इंतहाई मकाम से वस्ती मकाम की तरफ झूला उतनी ही तेज़ी से आएगा जितना से कि वस्ती मकाम से उसको पकड़ के इंतहाई मकाम तक ले जाया जाएगा। तो एज द डिस्प्लेसमेंट चेंजेस कंटिन्यूसली, उसकी पूरी हरकत के दौरान, हुलारागर की पूरी हरकत के दौरान जो फासला है, जो हटाव है, वो बदल रहा है। वस्ती मकाम से दाएं तरफ ले जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फासला भी तब्दील हो रहा है, बढ़ रहा है। सो द एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि दोनों रास्ते मुतनासिब हैं, इसलिए इसरा जो है वो यकसा नहीं रहता पूरी हरकत के दौरान। एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। इसरा जो है वो वस्ती मकाम पर सिफर होगा क्योंकि x सिफर हो जाएगा। वेयर x इज जीरो, क्योंकि फासला तो हम हटाओ तो मापते हैं वस्ती मकाम से, वस्ती मकाम पर आकर तो x जो है वो सिफर हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी यकसा हो जाएगी, उसमें इसरा सिफर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसरा की कीमत सिफर से बाएं तरफ जब जाएगा इंतहाई मकाम तक तो कम होती जाएगी, इसरा कम होता जाएगा, वेलोसिटी में कमी आती जाएगी, और इंतहाई मकाम से वस्ती मकाम तक जब आएगा तो वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा, यानी तेज़ी आती जाएगी। सवाल नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल। जो हैयती जाविया है उससे क्या मुराद है, या कैफियती जाविये से क्या मुराद है। जो किसी हरकत करती हुई चीज़ की कैफियत बताता है, यानी सादा मौसीकाई हरकत के साथ हरकत करती हुई चीज़ की कैफियत बताता है। डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। क्या ये वो जाविया है जो ज़्यादा से ज़्यादा हटाओ और जो कुव्वत F है उसके दरमियान बनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हटाओ और कुव्वत F किसी चीज़ को जितनी फासले तक हटा देती है, क्या ये उसके दरमियान जाविया होता है। जवाब है इट इज़ एंगल विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वो जाविया है जो तयन करता है, ख़ास करता है हटाओ को, ऑफ बॉडी उस जिस्म का हटाओ, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सादा मौसीकाई हरकत के साथ हरकत कर रहा हो। यानी ये वो जाविया है जो सादा मौसीकाई हरकत करने वाले जिस्म का हटाओ बताता है, कितना जिस्म हट गया है, वस्ती मकाम से कितना हट गया है। चाहे ग्राफ की शक्ल में हम दें, वस्ती मकाम से 90 दर्जे हट गया है, वस्ती मकाम से 60 दर्जे हट गया है, या वस्ती मकाम से 30 दर्जे हट गया है, तो कितना वस्ती मकाम से हट गया है, ये वो जाविया है। इसलिए इसे कैफियती जाविया कहते हैं कि जिस्म जो है वो ख़ास मकाम से कितने जाविये पर मौजूद है। इट शोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये मुर्तश जिस्म की हालत हरकत को बताता है, हालत हरकत कि किस हालत में है, फराज के साथ है, इंतहाई बुलंदी के साथ है, वस्ती मकाम पर है, वस्ती मकाम से थोड़े से फासले पर है, तो उसका फासला बताता है, उसकी हरकत की हालत को मुतय्यन करता है। मैथमेटिकली फेज एंगल इज एक्सप्रेस्ड एज, फेज एंगल जो है वो जो कैफियती जाविया है वो थीटा बराबर ओमेगा टी, इससे जाहिर किया जाता है। ये वही फार्मूला है कि असल में जो फेज एंगल है, जो कैफियती जाविया है, वो फासला ही है दायरे के अंदर, जो दायरे के एक मकाम से दूसरे मकाम तक का फासला, उसको थीटा से जाहिर किया जाता है। और ये फार्मूला बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है जैसे S बराबर VT है। S बराबर VT तो सीधे खत में हम फासला मुतय्यन करते हैं, और ये दायरे में फासला है थीटा, और दायरे में फासला थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है एंगुलर वेलोसिटी, जावियाई वेलोसिटी, और टी जो है वो वक्त है। और आम खत मुस्तकीम में जो फासला होता है S बराबर VT होता है। तो फार्मूला वही है
लेकिन चूंकि ये अब दायरे में है तो इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी, या दायरे में जो जिस्म हरकत करता है उसका साया जो है वो सादा मौसिकाई हरकत रखता है, उसके लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। सवाल नंबर 8 है, अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट। किन शराइत के तहत, अंडर व्हाट कंडीशंस किन शराइत के तहत डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो सादा मौसिकाई हरकतों का मजमुआ, दो सादा मौसिकाई हरकतों को हम जमा करें, प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट, उससे जो नतीजा मिले विच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक, वो जो नतीजे के तौर पे हरकत पैदा होती है वो भी सादा मौसिकाई हरकत ही हो। यानी हम दो सादा मौसिकाई हरकतों को जमा करते हैं, उसके नतीजे के तौर पर हमें एक सादा मौसिकाई हरकत ही मिलती है। तो किन हालात के तहत ऐसा होता है, किन शराइत के तहत ऐसा होता है? जवाब है टू ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। शर्त यह है कि दो शाखे हों और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका तअद्दुद बिल्कुल थोड़े से फर्क के साथ हो। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एक मसलन 252 हर्ट्ज है तो दूसरी 250 हर्ट्ज है, थोड़े से फर्क के साथ बजाई जाती हैं, तो तब ये नतीजा पैदा करती हैं, ऐसी सुर पैदा करती हैं जो कि सादा मौसिकाई हरकत ही रखती है। और दूसरा, टू हार्मोनिक मोशन मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दूसरी शर्त यह है कि दो सादा मौसिकाई हरकतें, उनकी जो हैयत है, हैयत का जो फर्क है वो सिफर होना चाहिए। इसका मतलब ये हैयत का फर्क यानी जाविया सिफर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक जो सादा मौसिकाई हरकत का फराज दूसरी सादा मौसिकाई हरकत के फराज के साथ सफर करता है, नशेब नशेब के साथ, फराज फराज के साथ, तो हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस सिफर है, यानी हैयत का जो फर्क है वो सिफर है या यकसा है। सिफर होना चाहिए या फिर यकसा होना चाहिए कि एक का नशेब है एक का फराज है, तो इस तरह से उनको यकसा फर्क के साथ सफर करना चाहिए। द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। द एडिशन, जो दो सादा मौसिकाई हरकतों का मिलाप या मजमुआ, वो क्या करता है? इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, आवाज के बुलंदी को कम भी करता है और ज्यादा भी करता है। यानी दो सादा मौसिकाई हरकतों का मिलाप हो, उनको जमा किया जाए, तो जो मजमूई असर है या हैता है या आवाज की बुलंदी है वो कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के बराबर वक्फों के बाद, वक्त के बराबर वक्फों के बाद कभी आवाज ज्यादा सुनाई देगी कभी कम सुनाई देगी। तो इन हालात के तहत दो सादा मौसिकाई हरकतों को जमा किया जाता है और उनसे एक सादा मौसिकाई हरकत फिर मिलती है। वो शराइत ये दो हैं। 9वां सवाल है, शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सादा मौसिकाई हरकत में, द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। जब वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो तो इसरा सिफर होता है, यानी तेजी सिफर होती है। वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह सिफर होती है। एंड द वेलोसिटी इज जीरो, और वेलोसिटी जब सिफर हो द इसरा इज ग्रेटेस्ट, जब इसरा ज्यादा से ज्यादा होता है। बात को समझ लीजिए, जब वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो तो इसरा सिफर होता है सादा मौसिकाई हरकत में, और जब वेलोसिटी सिफर हो तो इसरा ज्यादा से ज्यादा होता है। इस बात को साबित करने के लिए आगे हम मुसावातों का सहारा लेते हैं। जवाब है सवाल का, द रिलेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन आर, जो दायरे में नुक्ता हरकत कर रहा है उसका साया सादा मौसिकाई हरकत रखेगा और उसकी वेलोसिटी हमने पीछे निकाली है, v बराबर होती है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट जो है वो इंतहाई फासला है, मरकज से दाएं तरफ या बाएं तरफ इंतहाई फासला है, और x जो है वो किसी भी लम्हे फासला है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जावियाई वेलोसिटी है। और इसी तरह a की कीमत, इसरा की कीमत है मनफी ओमेगा स्क्वायर x। और आप देखिएगा एट x इज इक्वल टू 0, x सिफर कहाँ पे होगा? मरकज में। मरकज में दाएं तरफ भी x ज्यादा से ज्यादा होगा
और बाएं तरफ भी इंतहाई नुक्ते पर x ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मरकज़ में x की कीमत, फासले की कीमत 0 होगी। तो b की कीमत क्या आ जाएगी, ओमेगा x नॉट स्क्वायर मनफी 0। x चूंकि 0 है मरकज़ में, तो कीमत आई ओमेगा x नॉट स्क्वायर का जज़र आ गया, और x नॉट स्क्वायर का जज़र x नॉट होता है ओमेगा x नॉट, विच इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब x 0 होगा, यानी मरकज़ में, क्योंकि जो नुक्ता दायरे में हरकत करता है उसका साया दायरे के कुतर के साथ हरकत करेगा। पीछे हमने ए बी के साथ साथ हरकत करता था। तो विच इज मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ ए बराबर हो गया मनफी ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x की कीमत चूंकि 0 है, x की कीमत 0 दर्ज की, मनफी ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0। तो मरकज में इसरा 0 होगा, क्योंकि इसरा रास्त मुतनासब होता है डिस्प्लेसमेंट हटाओ के। हटाओ चूंकि 0 है, मरकज में है जो प्रोजेक्शन है, साया है, तो इसरा की कीमत 0 आ जाएगी। दूसरी सूरत क्या है, व्हेन x बराबर x नॉट, जब x नॉट के बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि जो मरकज से जो साये का हटाओ है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी आखिरी नुक्ते पर है, मरकज से ज़्यादा दाएं तरफ या मरकज से ज़्यादा बाएं तरफ। तो x बराबर x नॉट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा x नॉट स्क्वायर मनफी x स्क्वायर। तो दोनों कीमतें चूंकि बराबर हैं, तो x नॉट स्क्वायर में से x नॉट स्क्वायर निकला तो 0 आ गया, तो ओमेगा इंटू 0 बराबर हो गया 0। तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, यानी इंतहाई मकाम पर दाएं तरफ या बाएं तरफ साये की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। विच शोज दैट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ये मसावत बताती है कि जब फासला या हटाओ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, द वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। एंड फॉर x बराबर x नॉट के लिए, इसी शर्त के लिए a बराबर मनफी ओमेगा स्क्वायर x नॉट है। तो विच शोज दैट, क्योंकि x की जगह x नॉट हमने लिख दिया, तो विच शोज दैट व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 होगी, देन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, जो इसरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वेलोसिटी 0 होगी तो इसरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यही बात हमने साबित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, इन द रिलेशन टू SHM, सादा मौसीकाई हरकत, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सादा मौसीकाई हरकत से ताल्लुक़ रखते हुए एक्सप्लेन द इक्वेशंस, मुंदरजा झैल मसावतों की वजाहत करनी है। y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5, और दूसरी है a बराबर मनफी ओमेगा स्क्वायर x। जवाब है आंसर, द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। जो मसावत 1 है वो सादा मौसीकाई हरकत की इंतहाई बुलंदी को जाहिर करती है। सादा मौसीकाई हुलारा गर की इंतहाई बुलंदी, यानी वस्ती मकाम से कितना ऊपर जाता है, या कितना दाएं जाता है, या बाएं जाता है, या नीचे जाता है। तो वस्ती मकाम से एक तरफ का फासला जो है वो उसको जाहिर करता है, उसे हैत्ता कहते हैं, यानी इंतहाई बुलंदी, डिस्प्लेसमेंट, हटाओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये जो हटाओ है ये वक्त के साथ साथ बदलता है। मसलन हुलारा चीज़ खा रही है, जैसे झूला है, तो कभी दरमियान में, कभी दाएं तरफ इंतहाई मकाम पर और कभी बाएं तरफ इंतहाई मकाम पर, यानी वक्त के लिहाज से वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, और हटाओ भी वक्त के लिहाज से बदलता रहता है। मरकज़ में 0 होता है, इंतहाई दाएं तरफ या इंतहाई बाएं तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होती है। तो ए इज़ एन एम्पलीट्यूड, ए जो है वो हैत्ता है या इंतहाई बुलंदी है हुलारा गर की। द एम्पलीट्यूड इज द, ये ए क्या चीज़ है, द एम्पलीट्यूड हैत्ता या इंतहाई बुलंदी क्या है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड मनफी ए। मस्ती मकाम से इंतहाई मकाम ए की तरफ या मनफी ए की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फासला है। वस्ती मकाम से दाएं तरफ या बाएं तरफ, मनफी ए बाएं तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है उसे हैत्ता कहते हैं। इहाता से निकला या इंतहाई बुलंदी। फाई इज़ द इनिशियल फेज, जो फाई है वो इब्तदाई हालत है उस हुलारा गर की। विच टेल्स अस द स्टार्ट ऑफ मोशन, जो हमें हरकत के आगाज़ के बारे में बताता है। हरकत की इब्तदा कहाँ होती है और वहाँ जाविया फाई की कीमत क्या है। और आगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल कर्व इज शोन इन द फिगर। तस्वीर में साइन
जो साइन वेव है, जो जलेबी मौजें हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, जिस तरह रस्सी में मौजें पैदा होती हैं, इस तरह की मौजें जो है वो जाहिर की जाती हैं। और दूसरा है ए बराबर मनफी ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें ए क्या है, ओमेगा क्या है और एक्स क्या है, इसकी वजाहत करनी है। द अबव इक्वेशन शोज द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऊपर वाली मसावात में सादा मौसीकाई हुलारा गर है, उसमें इसरा की कीमत एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हटाओ के साथ बदलती है। फंक्शन का लफ्ज जहां आता है उसका मतलब है कि जिस चीज का वो फंक्शन है उसके साथ वो बदलती है, तफाउल है। तो डिस्प्लेसमेंट हटाओ का फंक्शन है, यानी जो इसरा है सादा हुलारा गर का, ये हटाओ एक्स के साथ जो है वो मशरूत है। जितना एक्स ज्यादा होगा उतना ए भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्स इंतहाई मकाम पर ज्यादा होगा, वहां पर ए की कीमत भी ज्यादा से ज्यादा होगी। और मनफी की अलामत जाहिर करती है कि ए जो है वो मरकज की तरफ है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो इसरा है रास्त मुतनासिब है हटाओ के, यानी ए रास्त मुतनासिब है एक्स के। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और हमेशा वस्ती मकाम की तरफ ए की कीमत होगी। जो हुलारा खारी चीज है उसमें इसरा की कीमत हमेशा वस्ती मकाम की तरफ, क्योंकि इसरा का मतलब एक्सेलरेशन, इसरा का मतलब तेजी है, और तेजी इंतहाई मकाम से वस्ती मकाम की तरफ ही होती है। 11वां सवाल है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सादा मौसीकाई हरकत के साथ जो जिस्म हरकत करता है उसमें कुल तवानाई कितनी है, मख्फी तवानाई यानी पोटेंशियल तवानाई कितनी है, और हरकी तवानाई कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, और इनका बाहमी ताल्लुक क्या है ये बताइए। इसकी वजाहत कीजिए कि कुल तवानाई कितनी है, मख्फी कितनी है, हरकी कितनी है, सादा मौसीकाई हरकत रखने वाला जिस्म जो है, और इनका बाहमी ताल्लुक क्या है, इसकी वजाहत करनी है। जवाब है, फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक जिस्म जो सादा मौसीकाई हरकत के साथ हुलारे खा रहा है, द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ के ई एंड पी ई। उसकी जो कुल तवानाई है वो उसकी हरकी तवानाई और मख्फी तवानाई का मजमुआ होगी। हम झूले की सूरत में भी देख चुके हैं, दरमियान में के ई होगी और इंतहाई नुक्ते पर दाएं तरफ या बाएं तरफ पी ई होगी, और ये दरमियान में और आखिरी नुक्ते के दरमियान में दोनों का मजमुआ होगी। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, ई टोटल कुल जो तवानाई है वो बराबर होगी के ई जमा पी ई। व्हेन के ई इज मैक्सिमम, जब के ई ज्यादा से ज्यादा होगी मरकज में, एट मीन पोजीशन वस्ती मकाम पर, तो पी ई इज जीरो। जब के ई ज्यादा से ज्यादा होगी वस्ती मकाम पर तो उस वक्त पी ई सिफर हो जाएगी। व्हेन पी ई इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब इंतहाई मकाम पर दाएं तरफ या बाएं तरफ पी ई ज्यादा से ज्यादा होगी तो के ई इज जीरो, वहां पर जिस्म जाकर रुक जाता है, तो हर की तवानाई वहां सिफर हो जाएगी। द इंटरचेंज अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जो बाहमी तबादला है तवानाई का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, ये मुसलसल होता रहता है। मरकज से जिस्म दाएं तरफ हटता है, दाएं से तरफ से मरकज की तरफ आता है, मरकज से फिर इंतहाई मकाम तक बाएं तरफ जाता है, फिर मरकज की तरफ आता है। तो एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में मुसलसल बदलती रहती है, हर की पोटेंशियल में, पोटेंशियल हर की में। बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मगर तवानाई की कुल मिकदार यकसा ही रहती है। द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑसिलेटिंग सिस्टम, तमाम हुलारे खाते हुए अजसाम की ये बुनियादी खूबी है कि उसमें तवानाई का तबादला होता है, यानी तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। 12वां सवाल है, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना, कुछ जो आम मज़ाहिर हैं उनकी वजाहत कीजिए। इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसमें हम आहंगी या गुमक अहम किरदार अदा करती है। हम आहंगी या गुमक अहम किरदार अदा करती है, ऐसे कई मज़ाहिर की वजाहत करनी है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिनका मुशाहिदा करते हैं। आइए जवाब देखते हैं। आंसर जवाब है इस सवाल का। पहली मिसाल है ट्यूनिंग इन रेडियो
रेडियो की ट्यूनिंग करना या रेडियो का स्टेशन लग जाना। When we tune a radio set, जब हम रेडियो सेट पर कोई स्टेशन लगाते हैं, we are changing the natural frequency of its oscillator, हम इसके हुलारागर की कुदरती फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर रहे होते हैं। इसमें करंट को हुलारे मिलते हैं। हुलारागर इसका जो LC सर्किट भी कहते हैं, एक कुंडली यानी कायल और एक कैपेसिटर पर मुश्तमिल होता है। कैपेसिटर से करंट कायल, कायल से कैपेसिटर, कैपेसिटर से कायल, ये इस तरह से यहाँ हुलारे खाता है। द सिग्नल्स ऑफ द डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, मुख्तलिफ ट्रांसमीटरों के मुख्तलिफ नशरी मंबों के जो सिग्नल हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियाँ उसकी होती हैं, रीच द एंटीना, हमारे रेडियो स्टेशन के एंटीना तक पहुँचते हैं। When frequency of our set becomes equal to the particular transmitter station, जब हमारे सेट की, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी वही LC सर्किट की, वो बराबर हो जाती है किसी एक स्टेशन से आने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी से। तो when the frequency of our set becomes equal to that particular transmitting station, जब हम हमारे सेट की, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी एक खास नशरियाती स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, रेजोनेंस अकर, गुमंग वकूअ पज़ीर होती है, हम आहंगी पैदा हो जाती है। यानी जिस फ्रीक्वेंसी की लहरें आ रही हैं उसी फ्रीक्वेंसी की लहरें हमारे स्टेशन में थरथरा रही हैं, जो मुर्तश हो रही हैं कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। तो ये अगर मैच कर जाती हैं तो एज अ रिजल्ट द डिटेक्टेड सिग्नल बिकम्स लार्ज एनफ, जो वहां से शनाख्त करदा सिग्नल है वो काफी बड़ा हो जाता है। यानी एक स्टेशन जो लग गया है उसका वो सिग्नल बड़ा हो जाता है, स्टेशन लग जाता है। एट लास्ट, आखिरकार इट इज एम्पलीफाइड, उस स्टेशन की आवाज को बढ़ाया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, और उसको समी और बसरी सिग्नलों में तब्दील कर दिया जाता है। यानी उसको फिर या तो अगर टीवी है तो टीवी की सूरत में आवाज भी आती, टीवी में आवाज भी आती है और तस्वीर भी आती है, और अगर रेडियो है तो वो सिर्फ आवाज हमें आना शुरू हो जाती है, बुलंद आवाज, और जो बढ़ाए गए सिग्नल है उसको स्पीकर के जरिए फिर बड़ा करके हमें सुना दिया जाता है। और अगर टीवी है तो टीवी में वीडियो सिग्नल भी होते हैं और ऑडियो भी होते हैं। तो ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल है रेजोनेंस की, गुमंग की। इन माइक्रोवेव ओवन, जो हमारा खुर्द मौजी चूल्हा है, छोटी मौजों वाला चूल्हा जिसमें छोटी मौजें इस्तेमाल की जाती है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ ओवन, इस तरह के चूल्हे में जो मौजें पैदा होती हैं, हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 245 2450 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 हर्ट्ज, 2450 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तमाम लहरें एक ही फ्रीक्वेंसी की होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इकट्ठी पड़ती हैं तो जो बाहमी असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो जो पीछे हमने पढ़ा, जब एक मौजें जो है वो फराज के साथ फराज और नशेब के साथ नशेब मिल के चलती हैं तो मजमूई असर बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह ये सारी मौजें जो है वो इकट्ठी जब पड़ती हैं किसी चीज़ पर तो मजमूई असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ को वो बहुत गर्म कर देती हैं। एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर वेव्स आर एब्जॉर्ब ड्यू टू रेजोनेंस, जो लहरें जज्ब होती हैं खाने में वो किस वजह से होती हैं? रेजोनेंस, गुमक की वजह से। हम आहंगी, उनकी हम आहंगी है, हम आहंग होकर जज्ब होती हैं बाय वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन द फूड, पानी में और जो खुराक के अंदर जो चर्बीले मॉलिक्यूल्स होते हैं, चर्बी के सालमात हैं, वो इन लहरों को जज्ब कर लेते हैं, जिससे खाना, द फूड इज हीटेड, खाना गर्म हो जाता है, एंड कुक्ड इन दिस वे, और इस तरह पक भी जाता है। तीसरी मिसाल है पासिंग थ्रू द ब्रिज, जो पुल पर से गुजरते हुए फौजियों को कहा जाता है कि वो पांव से पांव मिलाकर न चले बल्कि पांव तोड़कर चलें। अगर मिलाकर चलेंगे तो हम आहंगी जो पुल की थरथराहट को बढ़ा देगी, थरथराहट की बुलंदी बढ़ जाएगी जिससे टूट जाने का खतरा होता है। तो वाइल पासिंग थ्रू द ब्रिज, जो पुल पर से गुजरते हुए, सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स, सिपाहियों से कहा जाता है कि वो अपने कदमों को तोड़ के चले। अदरवाइज, वरना रेजोनेंस कैन मेक द ब्रिज वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जो हम आहंगी पैदा हो जाएगी उससे पुल जो है वो ज्यादा बुलंदी के साथ मुर्तश होना शुरू हो जाएगा।
ज़्यादा बुलंदी के साथ थरथराएगा एंड ब्रिज कैन बी क्रैक्ड, और इसमें दरारें पड़ जाएंगी या फिर वो टूट भी सकता है। तो ये मिसालें हैं रेजोनेंस की, हम आहंगी की और या गुमक की। सवाल नंबर 13 है, इफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली, अगर एक तोल और स्प्रिंग के निज़ाम को अमूदी तौर पर लटकाया गया है, यानी स्प्रिंग लटकाया गया है और स्प्रिंग के आखिरी सिरे पे कोई गोली वगैरह बांधी गई है, मास स्प्रिंग सिस्टम अमूदी तौर पर लटकाया गया है, एंड सेट इनटू ऑसिलेशंस, और उसको मुर्तश किया गया है और उसमें हुलारे पैदा करने के लिए कुव्वत लगाकर एक तरफ हटाकर छोड़ा गया है, तो उसमें हुलारे पैदा हो रहे हैं। वाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप, बिल आखिर इसकी हरकत रुक क्यों जाएगी? चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके हुलारे माठे पड़ते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा क्यों होगा? आइए जवाब देखते हैं। जवाब है इस सवाल का, प्रैक्टिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम द ऑसिलेटर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमली तौर पर जो इंतहाई बुलंदी है उसके हुलारों की, मास स्प्रिंग सिस्टम के हुलारों की, बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटी से छोटी होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी कम तर होती जाएगी, एंड फाइनली द सिस्टम बिकम्स टू रेस्ट, और बिल आखिर ये जो स्प्रिंग और तोल का निज़ाम है वो हालत सुकून में आ जाएगा। वजह, इट इज़ ड्यू टू दी कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी बाय फ्रिक्शन, वजह यह है कि जो मिकानी तवानाई है वो किस में तब्दील हो जाएगी? ये थर्मल एनर्जी, हरारती तवानाई में। रगड़ खाएंगे, जो स्प्रिंग के चक्कर हैं वो भी बार बार एक दूसरे के साथ मस्त करेंगे, रगड़ खाएंगे, और जो मिकानी तवानाई है जिससे हमने खींचा है वो तब्दील हो जाएगी हरारती तवानाई में, रगड़ की वजह से हरारती तवानाई में तब्दील हो जाएगी, गर्म हो जाएगा स्प्रिंग। एयर रेजिस्टेंस, हवा की मुज़ाहिमत भी साथ असरअंदाज होगी, एंड सम अदर प्रोसेसेस, और कशिश शक्ल ज़मीन की कशिश भी, और कुछ दूसरे अवामिल भी हो सकते हैं। दर्जा हरारत अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा होने का इम्कान होता है। तो बहरहाल ये अहम मेन चीज़ें हैं कि मिकानी तवानाई उसकी हरारती तवानाई में रगड़ की वजह से और हवा की मुज़ाहमत की वजह से तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत मट्ठी पड़ती जाएगी। सच एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इस तरह का जो हुलारागर है उसे कहते हैं डैम्प्ड, मध्यम या माठा हार्मोनिक ऑसिलेटर, सादा मौसीकाई हरकत रखने वाला हुलारागर, माठे हुलारे जो पैदा करने वाला हुलारागर। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो हुलारों का जो इंतहाई बुलंदी है ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू जीरो, आहिस्ता आहिस्ता कम होकर सिफर हो जाएगी, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया। इसका ग्राफ जो हमने पढ़ा, स्प्रिंग और तोल का एक निज़ाम है, उसमें जो हुलारे पैदा होते हैं उसको ग्राफ की शक्ल में इस तरह से जाहिर किया गया है। ऊपर की तरफ वाई महवर के साथ एम्पलीट्यूड है, यानी इंतहाई बुलंदी, और स्प्रिंग की यानी कितना वो नीचे आता है, कितना वो ऊपर जाता है। तो इंतहाई बुलंदी, एम्पलीट्यूड और डैम्पिंग मध्यम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने के एक्स महवर पर दिखाए गए हैं, और जो उसका इंतहाई बुलंदी है वो वाई महवर पर दिखाई गई है। पहले देखें, शुरू में इंतहाई बुलंदी के साथ मुर्तश होगा मास स्प्रिंग सिस्टम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी कम होती जाएगी, यानी वक्त के साथ साथ माठापन बढ़ता जाएगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये जो हुलारे आहिस्ता आहिस्ता जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो हालत सुकून में आ जाएगा।